एवरीवन, वेलकम ऑल टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले आज हम कवर करेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 किससे कहते हैं। तो जब ये एक्ट बना था ना, ये ना 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया था। तो इसके सबसे पहले पार्ट में क्या कवर किया गया था? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे पहले पार्ट में क्या आते हैं? हमारे जनरल प्रिंसिपल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट के, वो इस पार्ट में कवर किए गए हैं। पार्ट 2 में क्या कवर किया गया है? कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स के रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो पार्ट 2 में कवर की गई हैं। जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे, वो पार्ट 3 में कवर किए गए हैं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन से? इंडेमिनिटी गारंटी, बेलमेंट प्लेज एंड एजेंसी, ये सभी जो है पार्ट 3 में कवर की गए हैं। एंड पार्ट 4 में जो है वो पार्टनरशिप के रिलेटिंग जो प्रोविजंस हैं वो उसमें कवर की गई हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 हमारा डील करता है सेक्शन 1 to 75। पार्ट 2 डील करता है 76 to 123। पार्ट 3 डील करता है सेक्शन 124 to 238। एंड जो हमारा पार्ट 4 है वो डील करता है सेक्शन 239 to 266। ठीक है जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जो पार्ट 1 है और जो पार्ट 3 है वो स्टिल इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है। पार्ट 1 में क्या थे? जो जनरल प्रिंसिपल्स है इस कॉन्ट्रैक्ट के, वो इसमें कवर किए गए हैं। पार्ट 3 में इंडेमिनिटी गारंटी, बेलमेंट प्लेज, ये सब कवर किए गए हैं। लेकिन जो पार्ट 2 और पार्ट 4 है वो अब इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इसका पार्ट 2 है ना, वो रिपील कर दिया गया है। किसकी तरफ से? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है जी, उसी तरीके से जो इसका पार्ट 4 है, दिस पार्ट इज रिपील्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो याद रखना, जो पार्ट 2 है वो अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एक अलग एक्ट बन चुका है। उसी तरीके से जो पार्ट 4 है वो किसकी तरफ से रिपील किया गया है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अब पार्ट 1 एंड पार्ट 3 ही है। ठीक है जी, पार्ट 1 में हमारे जनरल प्रिंसिपल्स आ गए एंड पार्ट 3 में हमारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए। ठीक है जी, तो ये था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये जो एक्ट है कहते हैं ये ओल्डेस्ट एक्ट है हमारी कंट्री का, और ये कब एनफोर्स किया गया था? 1 सितंबर 1872 में। और ये जो है होल इंडिया में एप्लीकेबल है ये एक्ट। ठीक है जी, अब जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये 2 चीज़ों से मिलके बनता है। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 2 चीज़ों से मिलके बनता है। कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। ठीक है, याद रखना कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबल बाय लॉ। अब क्वेश्चन ये है कि एग्रीमेंट एंड इनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्रीमेंट किससे कहते हैं। तो एग्रीमेंट कहते हैं एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कंसिडरेशन का मतलब क्या है। कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कह रही हूँ कि क्या आप मुझसे लॉ की बुक लोगे, 200 रुपीज़ की है, तो मतलब अगर मैं आपको बुक दे रही हूँ तो बुक के बदले में मुझे 200 रुपये भी तो मिल रहे हैं ना। सो दैट्स अ कंसिडरेशन। ठीक है, चलिए एग्रीमेंट को एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। ये सिया है और एक है रिया। ठीक है जी, सिया ने क्या दिया? ऑफर। आप इसे प्रपोजल भी बोल सकते हो। अगर पेपर में वर्ड प्रपोजल आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, प्रपोजल या ऑफर कुछ भी कह सकते हैं। कहते सिया ने क्या है, रिया को ऑफर दिया कि क्या तुम मेरी प्रॉपर्टी खरीदेगी 25 लाख रुपए की। अब यहाँ पर जो रिया है ना, उसने क्या कर लिया? उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो वही बात देखो जो मैंने अभी कंसिडरेशन वाली बताई थी। अगर ये उसको प्रॉपर्टी दे रही है तो बदले में उससे 25 लाख रुपए भी तो मिल रहे हैं ना। ठीक है, तो जब हम एक पर्सन ऑफर करता है और दूसरा उसके ऑफर को एक्सेप्ट करता है, तो ये ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलकर क्या बनती हैं? अग्रीमेंट। ठीक है, एक ऑफर कर रहा है, दूसरा उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलकर क्या बनती हैं? अग्रीमेंट। ठीक है जी,
तो ऑफर और प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू अग्रीमेंट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनफोर्सेबल बाय लॉ। कहते हैं वो अग्रीमेंट जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन हो पार्टीज में, उसको कहते हैं इनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, जिसमें मोरल, सोशल या रिलीजियस ऑब्लिगेशंस हो, जिसमें कोई लीगल ड्यूटी ना हो, उसको हम एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं बोलेंगे, उसमें लीगल ऑब्लिगेशन होनी ज़रूरी है। कैसे? फॉर एग्जांपल कहते एक अंकित है, उसने क्या करा, सेल करा कार किसको, दीपक को। ठीक है, एक अंकित है, एक लड़का जिसने दीपक को क्या करी, कार सेल करी। लेकिन क्या हुआ, दीपक ने बदले में उसको पेमेंट नहीं दी। तो अब यहाँ पर मुझे बताइए, अंकित जो है जिसने अपनी कार जो है वो सेल कर दी है और बदले में उसको पेमेंट नहीं मिल रही है, तो क्या वो दीपक के अगेंस्ट केस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सो इसमें लीगल ऑब्लिगेशन है, तो दैट्स अ इनफोर्सेबल बाय लॉ। अब मुझे बताइए, एक ऋषि है लड़का, ठीक है, उसने अमन को अपने घर पर बुलाया, उसको प्रॉमिस करा कि जो पास में शॉपिंग मॉल है मैं तुझे वहाँ लेके जाऊँगा शॉपिंग करवाने के लिए। चलिए, अमन ऋषि के घर पर भी आ गया, लेकिन हुआ क्या, ऋषि किसी अर्जेंट वर्क की वजह से उसको मॉल में नहीं ले जा पाया। अब इस केस में अगर अमन को कुछ डैमेज हुआ है तो क्या वो कोर्ट में जा सकता है कि जज साहब इसने मुझसे प्रॉमिस करा था कि मुझे ये शॉपिंग मॉल लेके जाएगा, लेकिन ये मुझे लेके नहीं किया है। क्या इसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन हुई? नहीं। तो ये इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं हुआ। एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब होता है जिसमें आपकी कोई लीगल ऑब्लिगेशन हो। ठीक है, इन शॉर्ट वो एग्रीमेंट जो पूरा ना होने पे, जिसके ब्रीच होने पे आप कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, आप किसी बंदे पे केस कर सकते हो। ठीक है जी। सो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आप समझ गए होंगे। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबल बाय लॉ, वो मिलके क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट उसे कहते हैं उस एग्रीमेंट को, वो एग्रीमेंट जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन होती है, वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक बहुत ही कहते हैं ओल्ड स्टेटमेंट है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। कहते हैं सभी कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट है, लेकिन सभी एग्रीमेंट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। इनका डिफरेंस समझते हैं, उससे आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी। सबसे पहले एग्रीमेंट कहते हैं व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू होम इट इज मेड विद रिक्वायर्स कंसिडरेशन, इट इज एन एग्रीमेंट। जैसे मैंने क्या समझाया था कि सिया ने रिया को क्या दिया था, ऑफर दिया था कि क्या तू मेरी प्रॉपर्टी बाय करेगी विद रिक्वायर्स कंसिडरेशन। वो उसको अगर प्रॉपर्टी दे रही थी, बदले में उसको उसके साथ उससे 25 लाख रुपए भी मिल रहे थे। तो ये क्या था, अग्रीमेंट था। जब एक ऑफर करता है, दूसरे उसके ऑफर को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अगर एक प्रॉपर्टी दे रही है तो बदले में उसको पैसे भी मिल रहे हैं, तो ये क्या था, अग्रीमेंट था। और अगर उस अग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन भी हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में डिफरेंस देखिए। अगर तो मान लीजिए वही एग्जांपल कि एक लड़का है क्या नाम लिखे यार उसका, सनी है, चलो ठीक है, एक लड़का है सनी, उसने सेल करी थी बाइक किसको, दीपक को, बदले में उसने पेमेंट नहीं करी। अब यहाँ पे वो केस कर सकता है क्योंकि यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन है। ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। मान लीजिए मैंने आप लोगों को ऑफर दिया, आप लोगों से पूछा क्या आप यूट्यूब पे मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करेंगे शाम को 6 बजे। आपने मेरा ऑफ़र क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है जी। लेकिन हुआ क्या, ये स्टूडेंट जो है ना, ये लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया, कोई अर्जेंट वर्क आ गया होगा। ठीक है, तो क्या मैं इसके ऊपर केस कर सकती हूँ कि जज साहब ये मेरी क्लास नहीं लगाने आया, इसको डालो जेल में? ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि इसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट वही होता है जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन हो। ठीक है, अग्रीमेंट के एलिमेंट्स कौन से हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक ऑफर दे रहे हैं, दूसरा उसका ऑफर को जब एक्सेप्ट कर लेता है वो अग्रीमेंट बन जाता है। और उसी अग्रीमेंट में जब इन्फोर्सेबिलिटी ऐड हो जाती है, लीगल ऑब्लिगेशन ऐड हो जाती है, तो वो क्या बन जाता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन इसके देख लीजिएगा। अग्रीमेंट जो है वो ज़रूरी नहीं है कहते कि रिटर्न ही हो। ठीक है, अब मान लो मैंने आपको बोला कि आप मेरी यूट्यूब क्लास लगाओगे, तो क्या मैं आपको रिटर्न में साइन करवाने वाली हूँ यहाँ पे? नहीं। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नॉर्मली कहते हैं ज़्यादा रिटर्न ही होता है एंड प्रॉपर रजिस्टर्ड होता है। ठीक है जी, इसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती अग्रीमेंट में। वही जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लीगल ऑब्लिगेशन होती है।
एवरी एग्रीमेंट नीड नॉट टू बी कॉन्ट्रैक्ट, जरूरी नहीं है जो एग्रीमेंट हो उसमें कॉन्ट्रैक्ट भी हो, वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है जो एग्रीमेंट है उसमें लीगल ऑब्लिगेशन भी हो। लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाया जाएगा। सभी कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो एग्रीमेंट होते हैं। इसका स्कोप वाइडर है एग्रीमेंट का। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट में सिर्फ और सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन इंक्लूड नहीं होती, उसमें सोशल ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन भी होती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो स्कोप नैरो है क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी लीगल ऑब्लिगेशन से इंक्लूड होती है। तो आई होप आपको एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के कौन कौन से एसेंशियल्स हैं, कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाते हैं। सबसे पहले तो अग्रीमेंट। अग्रीमेंट तो आपको पता चल ही गया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू अग्रीमेंट। और जब उस एग्रीमेंट में हमारी लीगल ऑब्लिगेशन इंक्लूड हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है कंसेंसस एट इडम। इसका मतलब पता क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लॉ की बुक ऑफर कर रही थी कि क्या आप खरीदोगे, लेकिन मेरे पास ना 2 बुक्स थी, एक थी कल्याणी पब्लिशर की और एक थी किसी फॉरेन ऑथर की। अब ये एक स्टूडेंट है, इसके माइंड में पता क्या था कि शायद ना मैं फॉरेन ऑथर की बुक बेच रही हूँ इसलिए ये एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन एक्चुअल में मैं कल्याणी पब्लिशर की बुक ऑफर कर रही थी। तो यहाँ पे वैलिड एग्रीमेंट होगा नहीं, क्योंकि जिस सेंस में मैं ऑफ़र कर रही थी वो उसी सेंस में ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, वो तो कुछ और ही समझ के बैठा था। ठीक है। नॉर्मली भी हम देखते हैं ना कि हम कई बार किसी को मैसेज करते हैं, हम जो सोच के मैसेज करते हैं सामने वाला पर्सन कुछ और ही मीनिंग निकाल लेता है, वो कुछ और ही सोच के बैठ जाता है। ऐसे ही मैं सोच रही थी कि मैं कल्याणी पब्लिशर की बुक ऑफर करूं, वो सोच रहा था कि शायद मैं फॉरेन ऑथर की बुक बेच रही हूँ, तो वो ये सोच के एक्सेप्ट कर रहा था। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में मैं जो ऑफर कर रही थी वो तो वो चीज़ चाह ही नहीं रहा था, तो यहाँ पे तो वैलिड एग्रीमेंट होगा ही नहीं। ठीक है। तो कहते हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जिस सेंस में हम ऑफर कर रहे हैं सामने वाला पर्सन उसी सेंस में ही उस ऑफर को क्या है, एक्सेप्ट करे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्री कंसेंट। अब ये एक पर्सन है और ये एक पर्सन है, ये इसको क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है और अपनी बात पता कैसे मनवा रहा है, कुछ मिस रिप्रेजेंट करके, एग्रीमेंट को अच्छे से रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा। या फिर हम सीरियल्स में नहीं देखते, कोई पेज ऊपर कुछ रखा होता है नीचे कुछ और ही साइन करवा लेते हैं फ्रॉड करके। ठीक है। या फिर उसको डरा धमका के मार देने की धमकी देकर उससे बात मनवा रहा है। तो क्या यहाँ पे वो अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? नहीं। तो इसे फ्री कंसेंट माना जाएगा? नहीं। हाँ, अगर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, ये जो बंदा है अपनी मर्जी से खुशी खुशी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम, फ्री कंसेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट है लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना वो लीगल होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्ट जो है जिसके लिए हम एग्रीमेंट कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए। ठीक है। कैसे लीगल होना चाहिए? अब मैं आपको बोलूँ, एक ये पर्सन है और एक ये है और एक ये है। ये इसको बोल रहा है कि काम कर, तू इस बंदे को किडनैप कर, बदले में मैं तेरे को पैसे दूंगा, मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा। क्या ये ऑब्जेक्ट लीगल है? एग्रीमेंट तो हो गया, इसको किडनैप करना है और बदले में इसको पैसे मिलेंगे, लेकिन क्या ये लीगल है? नहीं। तो ये वैलिड माना जाएगा? नहीं। जिस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट कहते लीगल होगा वही माना जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। जो एग्रीमेंट है उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, कुछ वेग नहीं होना चाहिए, प्रॉपर सर्टेनिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का मतलब पता क्या है? आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, उनमें लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये फादर हैं, ये अपनी बेटी को ना हर संडे जी चॉकलेट लेके देते हैं। ठीक है जी। अब क्या हुआ, एक संडे चॉकलेट लेके आना भूल गए। अब क्या ये उनके ऊपर केस करेगी, अपने फादर के ऊपर? क्या ये कोर्ट में जाएगी, जज साहब देखिए मेरे फादर मेरे लिए चॉकलेट नहीं लेके आए? ऐसा होगा? नहीं। क्या इनमें कोई लीगल रिलेशन है? नहीं। तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? नहीं। तो कहते जो आप एग्रीमेंट कर रहे हो उसमें आपका लीगल रिलेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे वो सिया और रिया का था, सिया अगर उसको प्रॉपर्टी बेच रही थी तो वो बदले में उसको 25 लाख दे रही थी। अगर वो 25 लाख नहीं देती तो सिया क्या था, उसके ऊपर केस कर सकती थी। ये हुआ लीगल रिलेशनशिप, ये हुआ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट। अब ना ये देखिए, ये दो पर्सन्स हैं, ये है जी अनसाउंड माइंड का, थोड़ा दिमाग से हिला हुआ, एक ये पर्सन है, ये बेचारा माइनर ही बहुत है। ये जो है ये प्रॉपर साउंड माइंड का भी है, मेजर पर्सन है। अब यहाँ पे मुझे बताइए कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक कौन है? क्या जो थोड़ा सा दिमाग से सनकी है वो, क्या जो अभी बहुत छोटा है वो, या जो प्रॉपर साउंड माइंड का है, प्रॉपर मेजर पर्सन है वो? ऑफ कोर्स ये। तो कहने का मतलब है कि जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कैपेबल है, अगर वो एग्रीमेंट कर रहा है तभी वैलिड माना जाएगा। आप किसी छोटे बच्चे को एक साथ कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, उसको क्या समझ है, तो वो क्या वैलिड माना जाएगा? ठीक है। तो नेक्स्ट है कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब वो चीज़ का एग्रीमेंट करिए जो एक्चुअल में आप कर सकते हो। जैसे कि ये देखिए, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, सबने सुनी होगी। लड़का लड़की को कह रहा है, ऑफर कर रहा है, क्या तू मेरे साथ शादी करेगी? शादी करेगी ना तो बदले में तेरे कदमों में मैं चांद तारे रख दूंगा, जन्नत ला के रख दूंगा। मुझे बताइए यार, एक्चुअल में कैसा होता है? क्या रियलिटी में वो ऐसा कर सकता है? नहीं। तो कहते हैं वो करिए, वो एग्रीमेंट करिए जो एक्चुअल में हो सकता है। फालतू की डींगे नहीं मारनी, ठीक है? फालतू की डींगे मारोगे तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। जो आप कर ही नहीं सकते हो, वो आप क्या है कॉन्ट्रैक्ट होगा वो, है ना? नेक्स्ट है लीगल फॉर्मेलिटीज़। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी माना जाएगा अगर वो प्रॉपरली रिटर्न फॉर्म में प्रॉपरली रजिस्टर्ड है, तभी आप उसको वैलिड मानोगे, है ना? तो जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी होनी चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड माना जाता है। नेक्स्ट है लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब आपने क्या समझा था? समथिंग इन रिटर्न, ठीक है? तो अब मुझे बताइए, अगर ना जो वही सिया और रिया, ठीक है, सिया जब उसको प्रॉपर्टी दे रही थी, रिया कहे तू मुझे प्रॉपर्टी बेच रही है, तो बता तेरा कोई दुश्मन है तो मैं उसको गोली मार दूँ, बदले में मैं तेरे दुश्मन को मार देती हूँ। तो मुझे बताइए क्या ये लॉफुल कंसिडरेशन हुआ? नहीं। जज बोलेगा उल्टा, रिया जी हम आपको जेल में भेज देंगे। अगर ये उसको प्रॉपर्टी दे रही है, ये बदले में 25 लाख दे रही है, ये हुई ना लॉफुल कंसिडरेशन। मतलब बदले में वो दो जो लॉ की नज़रों में सही है, बंदा नहीं उड़ाना, ठीक है जी। नेक्स्ट है नॉट डिक्लेयर टू बी वाइड। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना जो लॉ ने पहले ही बना कर रखा हो। अब दो बंदे आपस में नशीली दवाइयाँ बेचने का एग्रीमेंट कर रहे हैं, नो, पहले रॉन्ग है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। सो आई होप आपको ये आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे तो टॉपिक काफ़ी ईजी था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।